तो अब हम कुछ बेसिक्स की तरफ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन पे आ जाते हैं। वन बाय वन हर पार्ट को हम जो है ना वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा पार्ट है सैम्पल इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम अपने सैम्पल क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाय द प्रोब। ठीक है, वो हमारा सैम्पल गैसेस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मास स्पेक्ट्रोमीट्री में हमने जो सैंपल होना चाहिए वो गैशियस सैंपल होना चाहिए, वेपर्स की फॉर्म में होना चाहिए। अगर तो ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में है तो इट्स ओके, और अगर सॉलिड और लिक्विड की फॉर्म में है तो देन वी हैव टू वेपोराइज इट। ओके, सैंपल इंट्रोडक्शन हो गया, फाइन स्प्रे के थ्रू आप इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद हमारा होता है आयोनाइजेशन सोर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, फिलामेंट होता है और उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती हैं और वो मॉलिक्यूल की सरफेस से क्या करते हैं, जाके स्ट्राइक करती हैं। तो तब जाके इसकी आयोनाइजेशन होती है और हमारे पास मॉलिक्यूलर कीटाइन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो फिर चार जो बनते हैं मॉलिक्यूलर कीटाइंस, वो ऑन द बेसिस ऑफ m ओवर z वैल्यू क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड द एनालाइजर, और एनालाइजर उसको क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ m ओवर z वैल्यू वो क्या करता है, उसको सेपरेट आउट करवाता है बाय द डिफरेंट पाथ, बेसिकली डिफरेंट पाथ बनाता है। क्योंकि जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसको डिटेल में, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल बात कर लेते हैं। एनालाइज़र के बाद वो मॉलिक्यूल डिटेक्टर तक आंस जाते हैं और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और सिग्नल देता है, और फिर रीड और डिवाइस के थ्रू हमें पीक मिलती हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो तीनों पार्ट हैं, दीज थ्री पार्ट्स, इनको वैक्यूम में रखा जाता है, केप्ट इन दी वैक्यूम, नोट कर लें। और यहाँ पे जो प्रेशर रखा जाता है, वेरी लो प्रेशर रखा जाता है, 10 रेज़ की पावर -6 टॉर प्रेशर रखा जाता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर हम इसलिए भी लो रखते हैं ताकि उनकी आयोनाइजेशन इजीली क्या हो सके, पॉसिबल हो सके, अदरवाइज आयोनाइजेशन विल नॉट अकर, क्योंकि वो फिर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो फिर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं होते, वो दोबारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में चले जाते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर थी जिसमें हमने कहा कि प्रोब्स के थ्रू हम क्या करते हैं, दिस इज़ आवर सैंपल, हम सैंपल को इंसर्ट करते हैं और ये हमारा फिलामेंट है, इसको हम हीट अप करते हैं वोल्टेज के थ्रू, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम बम्बार्डमेंट करती हैं इस सैंपल के ऊपर और इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है। और ये उसके बाद हमारे पास एक एक्सेलरेटिंग प्लेट होती है, इस पर नेगेटिवली चार्ज एक्सेलरेटिंग प्लेट होती है, आप पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन के आइदर व्हाट टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स यू आर सेपरेटिंग, कि आप केटाइन को कर रहे हैं या इनाइन को कर रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी आपके साथ स्टूडेंट शेयर कर चुका हूं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम आइंस बनते हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूलर कीटाइन बनते हैं। तो कीटाइन के लिए हमें यहाँ पे नेगेटिव ग्रिड यूज़ करना पड़ती हैं, जस्ट फॉर द अट्रैक्शन। ये नेगेटिव जो ग्रिड होती हैं ये इस वे में होती हैं कि इस सीक्वेंस में होती हैं कि ये क्या करती हैं, जस्ट क्या करती हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं, पुल करती हैं अपनी तरफ। बल्कि ये ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिवली चार्ज आते हैं और इन प्लेट्स के साथ ये ऐसे रास्ते की, जिस तरह एक पाइप होता है और पाइप के ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली जो सरफेस होती है वहाँ पे चार्ज आप स्प्रेड करवा दें, तो और नीचे से उस पाइप में से गुजरने वाला जो कोई भी चीज़ है, पानी है या कोई भी लिक्विड है, वो उस रास्ते से गुजर जाएगा। तो ये ऐसी डायरेक्शन में लगी होती हैं, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स, कि ये जस्ट क्या करती हैं, उस जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं मॉलिक्यूलर कीटाइन, जस्ट अट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं और वो आगे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक्सीड करवाती हैं इसको। ओके हो गया। उसके बाद ये एनालाइज़र, जिसमें हमने सिंपल मैग्नेट यूज़ किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स के एनालाइज़र आगे डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो एनालाइज़र इसको सेपरेट आउट करवाता है और फिर ये पाथ बनाता है और फिर डिटेक्टर तक जाके ये आइंस को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो हमारे पास डिपेंड करता है कि आपके जो मॉलिक्यूलर आइंस हैं, कीटाइंस हैं, उनकी m ओवर z वैल्यू क्या है। जिसकी m ओवर z वैल्यू लेस होगी, जो लेस मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो डेफिनेटली वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है और वो लोअर पाथ बनाता है, और जो लोअर पाथ बनाता है तो वो जल्दी जल्दी जाके सबसे पहले डिटेक्टर तक पहुंचता है और उसकी सबसे पहले पीक आती है। और जो हाई मॉलिक्यूलर वेट पार्टिकल होता है, आइंस होता है, तो वो लेस डिफ्लेक्शन उसकी होती है, वो बाद में जाके क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है और एक लार्ज कर्व बनाता है और वो बाद में जाके डिटेक्टर तक पहुंचता है, तो उसकी पीक लास्ट में आती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है।
ओके अब हम स्टूडेंट्स इन कंपाउंड्स को कंपोनेंट्स को पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इसका बेसिक प्रिंसिपल जो बेसिक थ्योरी है वो तो मैंने आपको बता दी है, अब वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सैंपल इंजेक्शन, तो प्रोब हम यूज़ करते हैं इसके लिए। सैंपल को सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको हीटेड फिलामेंट के थ्रू हमने इसको वेपोराइज करना होता है। अगर सॉलिड या लिक्विड सैंपल है तो गैशियस फॉर्म में लेके आते हैं। तो याद रख लीजिएगा कौन सी सैंपल हम यूज़ करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, गैशियस फॉर्म हमने यूज़ करनी होती है। इसके अलावा ये हमारा सैंपल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, गैस भी। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो हमारा सैंपल हमने यूज़ करना है, सैंपल बहुत ही लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, एंड दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसमें हमारा जो सैंपल यूज़ होता है वो मिलीग्राम से लेकर नैनोग्राम तक हमारे सैंपल की डिटेक्शन लिमिट होती है। तो वेरी वेरी लो डिटेक्शन लिमिट, एंड दिस इज़ दी। और ये जो टेक्निक की सेंसिटिविटी होती है, टेक्निक की जो एफिशिएंसी होती है, वो इसी पे डिपेंड करता है कि लो लेवल तक भी ये टेक्निक जो होती है मोर एफिशिएंट होती है और उसको डिटेक्ट कर लेती है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके नेक्स्ट होता है आयोनाइजेशन चैम्बर, कि हमारा अब सैंपल वेपोराइज हो चुका है। तो आयोनाइजेशन चैम्बर में बेसिकली होता क्या है, तो ऑलरेडी मैं प्रिंसिपल शेयर कर चुका हूँ कि इसमें हम हमारी आयोनाइजेशन बेसिकली होती है, और मालिकुलर आयन और फ्रेगमेंट जो कीटाइंस होते हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है। तो फ्रेगमेंटेशन भी होती है, डॉटर आयंस भी बनते हैं। तो इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन बीम की हम बम्बार्डमेंट कर रहे होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन की जो बीम की बम्बार्डमेंट होती है, बेसिकली दीज आर दी आयोनाइजिंग पार्टिकल्स। और वो हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं आयोनाइजेशन के लिए। तो जनरली हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, आपने एफएससी की बुक में भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की बीम की बम्बार्डमेंट करते हैं, तो वो है हमारा इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड, जिसमें इलेक्ट्रॉन की बीम डायरेक्टली फिलामेंट के हीट करने से निकलती हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट कॉमन मेथड, ये है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड, और इसको कहा जाता है हार्ड आयोनाइजेशन। स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन टू टाइप की होती है, एक होती है हार्ड आयोनाइजेशन, एक होती है सॉफ्ट आयोनाइजेशन। तो हार्ड आयोनाइजेशन में क्या होता है कि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो मालिक्यूल की फ्रेगमेंटेशन टुकड़े टुकड़े कर देती है। और जो सॉफ्ट आयोनाइजेशन होती है वो जस्ट उसकी फ्रेगमेंटेशन नहीं करती, उसके फ्रेगमेंट्स नहीं बनते, और उसकी जो कंपाउंड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है वो हम तक पहुंचाती है। इसी तरह सॉफ्ट आयोनाइजेशन, ये बस आपने याद रखना है कि सॉफ्ट कौन सी आयोनाइजेशन मेथड हैं और हार्ड कौन से हैं। तो केमिकल आयोनाइजेशन ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। FAB फर्स्ट एटम बम्बार्डमेंट है, प्लाज्मा डिस्चार्ज है, फील्ड आयोनाइजेशन है, लेज़र आयोनाइजेशन है। ठीक है, लेज़र में इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन है, ये भी सॉफ्ट है। माल्डी, दिस इज द सॉफ्ट आयोनाइजेशन, इसमें कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होती फॉर बिगर मालिक्यूल्स। ठीक है, लाइक प्रोटीन, तो ये बिगर मालिक्यूल्स के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं। तो LDI, दिस इज द हार्ड फ्रेगमेंटेशन, स्मॉल मालिक्यूल, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसी तरह आयोनाइजेशन, फॉर आयोनाइजेशन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरली रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट मेथड जो हमने यूज़ किया, इसमें 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके पास एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन बीम के पास। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली जो होती है ये आयोनाइजेशन के लिए यूज़ होती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो फ्रेगमेंटेशन के लिए और उसकी कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो नोट कीजिएगा इसको। अब हम आ जाते हैं आयोनाइजेशन मोड्स। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर इंटरव्यू एंड द टेस्ट। तो जनरली MS में हमारे 2 आयोनाइजेशन मोड होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज मोड होता है और एक नेगेटिवली चार्ज मोड होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से मोड यूज़ कर सकते हैं। जो आजकल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो उनमें ये मोड्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, और पॉजिटिवली मोड को भी क्रिएट कर सकते हैं, नेगेटिवली को भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिवली मोड यूज़ करते हैं तो आपको पता है आपके कीटाइंस बनते हैं, नोट कर लें। अगर आप पॉजिटिवली मोड यूज़ करेंगे तो आपके जनरली क्या बनते हैं, कीटाइंस बनते हैं, और इसके लिए आपको नेगेटिव ग्रेड्स यूज़ करनी पड़ती हैं। क्या यूज़ करनी पड़ती हैं, नेगेटिव ग्रेड यूज़ करनी है। अगर आप नेगेटिवली चार्ज मोड यूज़ करते हैं तो इस केस में आपके इनाइंस बनते हैं, और इनाइंस बनते हैं तो इसके लिए आपको फिर पॉजिटिवली ग्रिड आप चार्ज प्लेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी फॉर द अट्रैक्शन। लेकिन ये बहुत ही लेस कॉमन मेथड है, ये जनरली यूज़ नहीं होता, और जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। द रीज़न इज़ दैट ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विद यू, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करते हैं और मोर एनर्जेटिक होती हैं। वो इतनी फास्ट स्पीड के साथ, एनर्जी के साथ उस मालिक्यूल की सरफेस के साथ स्ट्राइक करती हैं कि वहाँ से डिसलॉज कर देती हैं, अब्जॉर्ब नहीं होती। अगर अब्जॉर्ब हो जाएंगी तो इनाइंस बन जाएंगे। तो ये क्या करती हैं, ये वहाँ से उसकी सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे फिनोमिना गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये मालिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन की बीम आई, इसको यहाँ से डिसलॉज किया तो मालिकुलर कीटाइन बन गया या मालिकुलर आयन बन गया, तो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता है तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या बन गया, मालिकुलर इनाइन बन गया। और बाकी क्यों प्रेशर हम लो रखते हैं इस केस में, तो ये रीज़न मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ओके, इसके बाद थर्ड पार्ट है एक्सेलरेटिंग प्लेट्स। तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ कीटाइंस, और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हम यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इनाइन। लेकिन मोस्टली हमारे कीटाइन की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो इसलिए हम नेगेटिवली चार्ज प्लेट यूज़ करते हैं। उसके बाद फोर्थ है एनालाइज़र, टू सेपरेट द आयंस ऑन द बेसिस ऑफ m/z। तो ये जो एनालाइज़र का काम होता है, m/z वैल्यू की बेस पे आयंस को सेपरेट आउट करना होता है। तो जनरली हम जो सिंपली हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक एनालाइज़र यूज़ करते हैं, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज़। और जो मॉडर्न आजकल एनालाइज़र हैं जो मोर एफिशिएंट हैं, उसमें से क्वाड्रापोल है, टॉफ है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, आयन ट्रैप है, और FTICR फोरियर ट्रांसफॉर्म, आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस, ये भी काफ़ी एफिशिएंट एनालाइज़र है। और इसके लिए आल्सो एबिक्यूटेड, ये सारी चीज़ें एबिक्यूटेड होती हैं, ये भी एबिक्यूटेड होता है, खला में रखा जाता है इसको। और 10 डेज़ के बाद -7 टॉर इसका प्रेशर होता है। और मैग्नेटिक एनालाइज़र मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, और इसका कर्व्ड पाथ होता है, मेटालिक ट्यूब हम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जो जनरली प्रिंसिपल होता है, वो हम ये यूज़ करते हैं, m/z दैट इज इक्वल टू h का स्क्वायर और का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e। बेसिकली हम यहाँ पे जो सेपरेशन करते हैं वो इस प्रिंसिपल की बेस पे हमारी जनरली जो हमारी स्टूडेंट सेपरेशन होती है वो इस बेस पे हमारी क्या हो रही होती है, सेपरेशन हो रही होती है, m/z। इस फार्मूले को ज़रा थोड़ा सा देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा। तो m/z इज़ दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यानी कि जिस मालिक्यूल की m/z वैल्यू ग्रेटर होगी उसकी रेडियस ग्रेटर होगा, यानी कि जो कर्व पाथ का रेडियस होगा वो ग्रेटर होगा। और जब ग्रेटर होगा तो वो लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा और वो बाद में जाके डिटेक्टर तक पहुंचेगा, और उसकी जो डिटेक्शन होगी वो लास्ट पे होगी। इसी तरह लार्ज आइंस की m/z वैल्यू ग्रेटर होती है, और ये लार्जर पाथ को फॉलो करते हैं, लेस डिफ्लेक्शन होती है, और ये लेटर जाके डिटेक्टर तक पहुंचते हैं। तो यही सेम जिनकी स्मॉलर m/z वैल्यू होती है वो डिफ्लेक्शन उनकी बहुत ग्रेटर होती है, स्मॉल कर्वेचर उसका होता है, स्मॉल पाथ बनता है, कर्व पाथ बनता है, और पहले उसका सिग्नल आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, एफिशिएंसी। और इसी प्रिंसिपल की बेस पे ही हम क्या करते हैं, डिफरेंट कीटाइन को सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट आयनाइजेशन के बाद डिफरेंट कीटाइन बनते हैं, क्योंकि हर कीटाइन का जो साइज़ होता है, m/z वैल्यू होती है, वो डिफरेंट होती है। तो इस बेस पे हम इन आयंस को क्या कर रहे होते हैं, सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। ओके, एफिशिएंसी ऑफ ms। तो ये जो ms की एफिशिएंसी होती है ये डिपेंड करती है एनालाइज़र की रिजॉल्विंग पावर पे, कि वो किस तरह इनको सेपरेट आउट करवाता है। ठीक है, तो अच्छा एनालाइज़र यूज़ करेंगे, मॉडर्न एनालाइज़र यूज़ करोगे, टॉफ है, दिस इज़ द बेस्ट, और आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस, दिस इज़ द बेस्ट। तो हम इसकी जो आपकी जो स्पेक्ट्रा की एफिशिएंसी होगी, रेजोल्यूशन होगी, वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। पांचवा है आयन कलेक्टर्स, जिसको हम डिटेक्टर भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर इज़ द फैराडे कप। तो बेसिकली हम जो डिटेक्टर यूज़ करते हैं ms में, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है उसको हम फैराडे कप कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर ट्यूब भी होता है, और इसी प्रिंसिपल पे ये बेस करता है। ठीक हो गया, ठीक है। ये कप टाइप, फैराडे कप टाइप इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ से इंसिडेंट आयन बीम आती हैं और ये डिटेक्टर तक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करती हैं, और बेसिकली यही सेम मैकेनिज्म होता है इन दी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर ट्यूब, जो कि हम डिटेक्टर का बेसिक प्रिंसिपल यूवी विजिबल में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं और उससे मल्टीप्लाई होती हैं। तो डिटेक्टर का जो सिग्नल होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ हिटिंग आयन, जितने नंबर ऑफ आयन्स हिट करते जाएंगे उसका सिग्नल उतना ग्रेटर होता जाएगा। बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड आयन्स ऑफ ऑल मैसेज आर कलेक्टेड, और उनको फिर हम काउंट करते जाते हैं। तो आयनिक करंट ऑफ इवन 10 रेज़ की पावर -15 एम्पेयर कैन बी डिटेक्टेड बाय द फैराडे कप। फैराडे कप इतना ज़्यादा एफिशिएंट डिटेक्टर है कि अगर 10 की ताकत -15 एंगस्ट्रॉम आपका करंट भी होगा ना, एम्पेयर करंट भी होगा, तो उसको भी हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यानी कि इतनी मिन्यूट
करंट की क्वांटिटी को भी ये डिटेक्ट करता है।